नमस्कार, मी विदुला. दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या टॉक शो मध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. हृदयविकारामुळे जीवाला अलीकडच्या काळात धोका वाढला आहे आणि अचानक हृदयविकाराचा झटका सुदृढ लोकांनाही दिसू लागला आहे. दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट हा टॉक शो प्रत्येक भारतीयाला हृदयविकाराबद्दल शिक्षित आणि संवेदनशील करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम आहे. आकडेवारी दर्शवते की पाश्चात्य देशातील लोकांपेक्षा भारतीयांना 10 वर्ष आधी हृदयविकाराचा त्रास होतो. याशिवाय भारतात दर 33 सेकंदाला एका व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होतो. म्हणूनच भारतीयांना हृदयविकाराबद्दल जागृत करण्यासाठी देशातील आदरणीय इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2018 मध्ये दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या टॉक शोची मोहीम सुरू करण्यात आली. दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या टॉक शोचे लाखो भारतीयांनी कौतुक केले आणि हजारो भारतीय या मोहिमेत सामील झाले आहे. हे पाहून दर रविवारी दुपारी भारतातील सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ दिल से दिल तक हेल्दी हार्टच्या व्यासपीठावर एकत्र येतात व टीव्हीद्वारे आपल्याला हृदयविकाराची लक्षणे, प्रतिबंध आणि निरोगी हृदय जीवनशैली याबद्दल चर्चेद्वारे जागृत केले जाते. याच पार्श्वभूमीवर आज आपल्यासोबत आहेत जगातील सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ डॉक्टर संजय राजदेव आणि डॉक्टर हरीश बजाज. नमस्कार डॉक्टर. तुम्हा दोघांचं आमच्या या खास कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. डॉक्टर, माझा पहिला प्रश्न डॉक्टर संजय राजदेव यांना आहे. डॉक्टर, असे दिसून आले आहे की सध्याच्या काळात कोविड नंतर अनेक निरोगी आणि तंदुरुस्त लोकांना देखील हृदयाच्या झटक्याचा त्रास दिसून येतो. डॉक्टर, या नात्याने तुम्ही तुमचे काय मत द्याल? कोविड के बाद काफ़ी लोगों में हार्ट में इन्फ्लेमेशन या सूजन देखने को मिली है. इसके कारण काफ़ी लोगों को हृदयघात हुआ है, काफ़ी लोगों को हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स हुए हैं. इसमें कुछ हद तक हम लोगों का जो कन्वेंशनल हार्ट के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनका भी रोल रहता है इसमें. लेकिन हाँ, ज़रूर बात है कि कोविड के बाद काफ़ी लोगों को हार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ, जिनके कारण उनको जल्दी अटैक आया और जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई या वो हार्ट फेलियर में हुए या उनका किडनी में प्रॉब्लम्स आया. ये डेफिनेटली इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है. उसको पता करने के लिए जनरली अगर आदमी को सिम्टम्स आते हैं सांस फूलने के या सीने में दर्द होता है उसको या पसीना आता है या वो जल्दी थकावट महसूस करता है, ये चारों पांचों सिम्टम्स के कारण उसको हार्ट के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको प्रॉपर अपना इलाज कराना चाहिए. डॉक्टर हो सकता है उसके ब्लड के कुछ टेस्ट करे जिसमें कुछ इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं, जैसे हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, उसको मापता है. कार्डिक ट्रोपोनिन होता है, उसको मापता है. और अगर ये पैरामीटर्स उसके ब्लड में ज़्यादा दिखाई देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उसका हार्ट को इन्फ्लेमेशन के कारण असर आया है उस पर और उसको प्रिवेंटिव चीज़ें करने के लिए डॉक्टर सलाह दे सकता है. इसमें मेनली 2 चीज़ें कर सकते हैं. एक तो उसको ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन की गोली दे सकते हैं और दूसरा एक प्लाक स्टेबलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम लोग दवाएं देते हैं जिनको स्टैटिन्स बोलते हैं, जिसके कारण हार्ट के इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. तो ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आते हैं स्पेशली कोविड के टाइम पे या वायरल इन्फेक्शन के बाद से या खांसी, सर्दी, जुकाम के बाद से अगर इस तरह के लक्षण 4 या 5 दिन के बाद एक्सटेंड करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखा के ये सारी चीज़ों का चेकअप कराना चाहिए. हो सकता है कि आपके हार्ट में या आपके हार्ट के आसपास जो कवरिंग्स होती हैं जिनको पेरिकार्डियम बोलते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ गया हो और ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इससे जान जा सकती है. इसको बचाने के लिए आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए और अपना समय रहते हुए इलाज कराइए. यानंतर माझा पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टर हरीश बजाज यांना. डॉक्टर, अचानक हृदयविकाराचा झटका म्हणजे काय आणि ते हृदयविकाराच्या झटक्यापेक्षा वेगळे कसे असतात? तसेच अशा परिस्थितीत तात्काळ जीव वाचवण्याचे पर्याय कोणते आहेत? नॉर्मली हृदयाला 3 रक्तवाहिनी असतात. जर रक्तवाहिनीमध्ये ब्लॉक असेल आणि स्पेशली ते 90% पुढे असेल तर हृदयाला झटका येतो. म्हणजे पेशंटला दुखेल किंवा त्याला त्रास होईल, पण तो बोलतो राहतो, त्याचं पल्स बीपी नॉर्मल असते किंवा ते कमी होऊ शकतात. पण जे हृदय हार्ट अरेस्ट आपण जे म्हणतो त्याच्यामध्ये हृदय बंद पडतो, म्हणजे अचानक त्याचा बीपी नसतो, पल्स नसतो. यावेळी पेशंट शुद्धीवर नसतो. जर असा कोणी पेशंट असेल ज्याला रिस्क फॅक्टर असतात, समजा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल किंवा बीपी किंवा डायबिटीज किंवा तंबाखू सेवन, अशा पेशंटला जर छातीमध्ये दुखला आणि तो रिस्पॉन्ड करत नाही, त्याचे डोळे बंद पडले, हलवलं तरी तो हालत नाही, तर हा पेशंट एकदम सिरियस असतो. त्याला म्हणजे हा हार्ट बंद पडला. या पेशंटला जसं भूकंप येतो किंवा आग लागते, ताबडतोब तुम्ही ॲम्ब्युलन्सला कॉल करा, त्यांना बोलवा किंवा पेशंटला ताबडतोब नियरेस्ट हॉस्पिटलला तुम्ही शिफ्ट करा. त्याचं हृदयाला तुम्ही पंपिंग करू शकता. चेस्टला तुम्ही प्रेस करा 5दा, साईडने तुम्ही एकदा प्रेस करा.
माउथ टू माउथ तुम्हाला रेस्पिरेशन द्यायची गरज नाही. पेशंटला ताबडतोब हॉस्पिटलला शिफ्ट करा आणि तुम्ही त्याचा जीवाला वाचू शकतात. असा रूल असतो 2-3-5. जर 2 मिनिटं सुद्धा ब्लड भेटला नाही किंवा ग्लुकोज किंवा ऑक्सिजन तर मेंदूला आणि हृदयाला परमनंट डॅमेज होऊ शकतो. तर तुम्ही ते वेळ घालू नका. पेशंटला ताबडतोब हॉस्पिटलला न्यावा आणि तिथे ECG होऊन त्याला DC शॉक लावून त्याला पण त्याचा जीव वाचू शकतो. थँक्यू. माझा पुढचा प्रश्न डॉक्टर संजय राजदेव यांना आहे. डॉक्टर, औषधोपचार किंवा शस्त्रक्रियेच्या दृष्टीने हृदयविकाराच्या निदान आणि व्यवस्थापनात नवनवीन प्रगती आहे का? आणि मग आता रोबोटिक शस्त्रक्रियेनंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सही हृदयविकाराच्या उपचारात काही महत्वाची भूमिका आहे का? आजकल बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप हो गया है, एडवांस हो गया है, तो इसमें डेफिनेटली हार्ट के प्रॉब्लम्स का भी उपचार आजकल बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही रिफाइंड हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है. इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग बात करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स में, उसमें 2-3 मेन चीज़ें रहती हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल ECG निकालते हैं अपना, तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि हम लोग वो ECGs को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं कंप्यूटर्स, और उसमें जो बारीक बारीक चीज़ें रहती हैं जो हम लोग नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, वो कंप्यूटर्स उनको समझ के बता सकते हैं कि आपको आगे 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 कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं है. इसका मेन एप्लीकेशन मैं कहूँगा कि आँखों के उपचार में, जिसमें रेटिना के स्कैन्स करते हैं, और लंग कैंसर्स के लिए, ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए ज़्यादा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पर डेफिनेटली हार्ट के मामलों में भी इसका उपयोग आजकल होने लगा है. दूसरी एक जगह जहाँ पे मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आती है हार्ट के डिजीज़ के या दिल के रोगों के उपचार में या समझने में, वो है जिनको पेसमेकर लगा रहता है और जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं. आजकल ऐसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए हैं कि जिसमें हम लोग रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेशेंट्स का. तो अगर उनको हार्ट की अनियमितता आती है या हार्ट की धमनी रुक जाती है या हार्ट की जो पंप करने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, तो इसका तुरंत ही डायग्नोसिस हो सकता है, इसका तुरंत ही पता किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा. रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में नहीं है, लेकिन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में, जिसमें हार्ट ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसमें रोबोट्स की मदद से प्रिसाइसली अच्छे ग्राफ्ट्स वगैरह कर सकते हैं. जहाँ तक बात करें कि मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, आजकल बहुत सारे हार्ट के वाल्व्स पे काम हो रहा है. तो जो हार्ट के वाल्व्स हैं, पहले हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करके बदला करते थे, आजकल वो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के थ्रू होने लगे हैं, जैसे कि पैरों के थ्रू, जैसे कि हार्ट के थ्रू, जैसे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, उसी प्रकार से थोड़ा सा बड़ा छेद करके हार्ट में, पैर में हम लोग हार्ट के ऑपरेशन वगैरह कर पाते हैं, हार्ट में वाल्व इम्प्लांट्स कर सकते हैं. ये नए डेवलपमेंट्स हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्तर पर प्रोग्रेस कर रहे हैं. यानंतरचा माझा पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टर हरीश बजाज यांना. डॉक्टर, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी आणि बायपास मध्ये काय फरक आहे? आणि अनेक लोकांमध्ये असा गैरसमज आहे की एंजिओग्राफी करणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला एंजिओप्लास्टी करावीच लागते, तर हे खरं आहे का? अंमली जी एंजिओग्राफी असते ते सर्वांना करत नाही. एंजिओग्राफी करण्याच्या आधी तुम्ही निर्णय करायला हवाय की खरोखर एंजिओग्राफीची गरज आहे का नाही. ज्याला काही त्रास असतो जीवेमध्ये, म्हणजे छातीमध्ये दुखत असेल किंवा स्ट्रेस टेस्ट पॉझिटिव्ह असेल किंवा इकोमध्ये चेंजेस आले असेल, त्या लोकांना आपण एंजिओग्राफी करतो. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला सुई टाकून हाताद्वारे किंवा तुमच्या जांघेतून एक फोकल कॅथेटरद्वारा शूट घ्यावा लागतो आणि हृदयाच्या नसामध्ये ब्लॉक आहे का नाही तुम्हाला माहित पडतो. ते असते एंजिओग्राफी. ते लोकल अनेस्थेशियामध्ये असते, त्याच्यामध्ये काही चिरा टाका येत नाही. एंजिओग्राफीमध्ये माहित पडतो की ब्लॉक आहे का नाही. जर यांना ब्लॉक 50% पेक्षा कमी असेल, नॉर्मली त्यांना एंजिओप्लास्टी किंवा बायपासची गरज पडत नाही. ज्यांचे ब्लॉक 70% पेक्षा जास्त असेल आणि समजा एकच नसमध्ये असेल आणि ते एंजिओप्लास्टी लायक असेल, तर एंजिओप्लास्टी 1 किंवा 2 नसात तुम्ही करू शकता. कधी कधी 3 नसामध्ये असेल तरी तुम्ही करता. नॅचरली जर कोणती नस 100% बंद असेल, पुष्कळ वर्षापासून असेल, 3 नसामध्ये असेल किंवा लेफ्ट मेन असेल, तर तुम्हाला बायपास करावा लागतो. यासाठी एक सिंटॅक्स स्कोरिंग सिस्टीम असते. जर तुमचं स्कोरिंग 33च्या पुढे असेल तर तुम्ही बायपास सर्जरी करा. 22 पेक्षा कमी असेल तर तुम्ही एंजिओप्लास्टी करा. जर मधला असेल तर तुम्ही निर्णय घ्यावा. कोणत्या पेशंटला तुम्ही नॉर्मली बायपास करू शकता. जर लेफ्ट साईडला ब्लॉक असेल तर त्याला बायपास हाय रिस्क असेल, तुम्ही त्याला एंजिओप्लास्टी करावा लागतो. कधी कधी बॉर्डरलाईन जर ब्लॉक असेल तर तुम्ही FFR करा किंवा स्ट्रेस थॅलेम करा किंवा आणखी काही टेस्ट करा आणि बघा की रिअली प्लास्टिक किंवा बायपासची गरज आहे का नाही. तर हे जे डिस्कशन आहे ते कार्डिओलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन ते मिळून टीम बघून ते तुम्ही घेऊ शकतात. थँक्यू. याच्यानंतरचा माझा पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टर संजय राजदेव यांना. डॉक्टर, हृदयविकाराच्या झटक्याची सामान्य लक्षणे कोणती आहेत? कारण कधी कधी पोटदुखी हे देखील हृदयविकाराच्या लक्षणांपैकी एक असू शकतं, हे खरं आहे का? हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, टिपिकल सिम्टम्स और एटिपिकल सिम्टम्स, 2 तरीके से उसको बांटा जा सकता है.
टिपिकल सिम्टम्स जो हम लोग सब समझते हैं, जो कि काफ़ी सबके बारे में इसके बारे में सबको नॉलेज रहता है, उसमें बाएं बाजू छाती दुखना, हाथ दुखना, पसीना आना, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, स्पेशली कुछ लोगों में जिनको मदिरापान का सेवन रहता है, जो स्मोकिंग करते हैं, या जिनको डायबिटीज़ रहता है उनमें, और दूसरा जो कि 70 साल के ऊपर या 75 साल के ऊपर रहते हैं, उनमें काफ़ी एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं। वो एटिपिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे थकावट आ जाना, चलने में सांस फूलना, सिर्फ पसीना आना, या सिर्फ पीछे बाजू बैक में पेन होना, या पोटा दुखना, या इस तरह के सिम्टम्स भी काफ़ी आजकल देखने में आ रहे हैं। तो कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आते हैं जिसका आपके पास कुछ समझ नहीं है कि वो क्यों सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा समय तक हम लोग को वेट नहीं करना है। स्पेशली अगर आपको रात में सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है एसिडिटी है, लोग अक्सर इस बात को डिनाई करते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है या उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समय जो रात का रहता है उसमें वो इनो वगैरह पीते हैं या एंटासिड वगैरह देखते हैं। वो ज़रूर करिए, लेकिन अगर 10-15 मिनट में या 15-20 मिनट में आराम नहीं आता है ऐसे सिम्टम्स में, तो इतना ज़रूरी होता है कि आप पास के कोई भी हॉस्पिटल में जाके या कोई भी नर्सिंग होम में जाके या कोई भी क्लिनिक में जाके कम से कम एक ईसीजी ज़रूर करा लीजिए। और उसमें ये भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक ब्लड टेस्ट, जिसको ट्रोपोनिन बोलते हैं, वो भी कराना चाहिए। ऐसे में हम लोग हार्ट अटैक्स अगर होने वाले होते हैं तो हम लोग उनको जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहे सोच के कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और एक गैस्ट्रिक सिम्टम्स ही हैं या मसल पेन ही है, तो हो सकता है कि आप एक इंपॉर्टेंट विंडो मिस कर रहे हो जिसमें हम लोग टाइमली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कभी इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आपको आते हैं, स्पेशली ऑड आवर्स में अगर आते हैं, तो बेहतर है कि आप भले एक अननेसेसरी विजिट करिए क्लिनिक पे, पर करिए ज़रूर, ताकि हम लोग को जो इंपॉर्टेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं हार्ट के बारे में, उनको हमको मिस नहीं करना है। यानंतरचा माझा पुढचा प्रश्न आहे डॉक्टर हरीश बजाज यांना। डॉक्टर, सुरुवातीच्या टप्प्यात हृदयविकाराचे निदान करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या चाचण्या कोणत्या आहेत आणि आहार, विशेषतः तेलकट पदार्थ आणि जीवनशैलीचा हृदयविकार होण्यात काही महत्त्वाची भूमिका आहे का, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? जर रुग्णाला माहीत पडायचं असेल की हृदयाच्या नसामध्ये ब्लॉक आहे का नाही, आणि जेव्हा पेशंट आमच्याकडे येतो तर आम्ही बघतो की त्याला काय काय करावं लागेल. तर नॉर्मली जर पेशंटला छातीत दुखत असेल किंवा दम लागत असेल तर नॉर्मली बेसिकली आम्ही ईसीजी करतो, इलेक्ट्रोकार्डिओग्रॅम. त्याच्याने माहीत पडते की हृदयाची इलेक्ट्रिकल वायरिंग कशी आहे. जर हृदयाचं स्ट्रक्चरली बघायचं असेल की फर्निचर कसं आहे तर आपण 2D इको करतो, जे सोनोग्राफी सारखा असतो. जर हृदयाच्या नसामध्ये ब्लॉक बघायचा असेल की त्याच्या प्लंबिंग बरोबर आहे का नाही, पाईपलाईनमध्ये रक्तपुरवठा बरोबर होतो की नाही, त्यासाठी तुम्ही स्ट्रेस टेस्ट करू शकता, ट्रेडमिल टेस्ट, ज्याची ॲक्युरेसी अराउंड 70 to 80% असते. किंवा नावडेज तुम्ही स्ट्रेस इको करतात, म्हणजे तुम्ही स्ट्रेस टेस्ट करा आणि ताबडतोब इको पण करा, त्याची ॲक्युरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% असते. किंवा तुम्ही स्ट्रेस थॅलियम किंवा सीटी स्कॅन करून एन्जिओग्राफी किंवा पेट स्कॅन किंवा डोबुटामाइन स्ट्रेस इको तुम्ही करू शकतात, त्याची ॲक्युरेसी 90% असते. म्हणजे जरी ते 90% निगेटिव्ह असेल पण 10% चान्स आहे की ब्लॉकेज असू शकतात. तर 100% तुम्हाला कोरोनरी एन्जिओग्राफीद्वाराच माहीत पडतो की रिअली ब्लॉक आहे का नाही. तर हे डायग्नोसिस टेस्ट तुम्ही मनाने करू नये, कारण सर्वांचे काहीतरी साईड इफेक्ट होऊ शकतात. जर ते इन्व्हेजिव्ह असेल किंवा रेडिएशन असेल तर तुम्ही डॉक्टरांना विचारून तुम्ही तसं करायला हवंय. नॉर्मली ज्या कोणाला ब्लॉकेज होण्याची शक्यता असतात त्याला मुख्य 4 कारणं असतात. एक असतो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, म्हणजे बॅड कोलेस्ट्रॉल. तर नॉर्मली सर्वांना ते 130-160 पेक्षा कमी असायला हवे. ज्यांना बीपी किंवा डायबिटीज असेल त्यांचा ते तुम्ही कमीत कमी 100 पेक्षा कमी किंवा 70 पेक्षा कमी ठेवा. दुसरा ब्लड प्रेशर जर असेल तर 130 पेक्षा कमी ठेवा. साखर असेल तर तुम्ही 180 पेक्षा कमी ठेवा किंवा HbA1c बिलो 7.2 ठेवा. आणि टोबॅको तंबाखू पद्धत कधी घेऊ नये. हे 4 रिस्क फॅक्टर 99% लोकांना असतात. जर आम्ही 10,000 एंजिओप्लास्टी केली असेल तर 99% लोकांना हेच कारणं असतात. एकदा रिस्क फॅक्टर असेल तर ब्लॉकेज होण्याची शक्यता होतो. ज्याला कोणाला लाईफस्टाईल बरोबर नसेल किंवा खातपीत असेल किंवा स्ट्रेस असेल, नॉर्मली त्याच्याने डायरेक्टली ब्लॉक होत नाही. आधी त्यांना बीपी किंवा डायबिटीज होईल, त्याच्यानंतर त्यांना ब्लॉक होण्याची शक्यता होते. असं पाहिलं गेलं की ज्यांना बीपी किंवा डायबिटीज आहे आणि अशा पेशंटला तुम्ही 100 पेशंटला फॉलो करा, 5 वर्ष, 15, 25, 35 वर्ष. विदिन 5 इयर्स 10% लोकांना सडनली डोळ्यामध्ये ब्लिडिंग होतो, ते त्यांना दिसायला इश्यू येतात किंवा हृदयाला अटॅक येतो, हार्ट फेल होतो किंवा ब्रेनला लकवा होऊ शकतो, पायाला गँग्रीन होऊ शकतो, किडनी फेल होऊ शकते. 15 वर्षात 25% लोकांना, 25 वर्षामध्ये 60% आणि 35 इयर्समध्ये 90% लोकांना. म्हणजे जर पेशंटला बीपी डायबिटीज 30 वर्षात सुरू झालं असेल आणि जेव्हा वय त्यांचं 60 होईल, ऑलमोस्ट 60% लोकांना कुठेतरी ब्लॉक किंवा लकवा होऊ शकतो. पेशंटमध्ये अचानक कसं काय झालं? अचानक नाही झालं, 25 वर्षात झालंय. तर आपण हे शिकतो की 90% लोकांना 35 वर्षामध्ये त्रास होऊ शकतो, पण 10%ना जरी वय 70 काही ब्लॉक होणार नाही, ज्यांचा LDL बीपी डायबिटीज नियंत्रणमध्ये असेल तर. तो युजली तुम्ही साधारणतः तेलकट ऑइली पदार्थ तुम्ही कमी खावा, फळ आणि फ्रूट्स तुम्ही किंवा व्हेजिटेबल जास्त खावा.
डॉक्टर, तुम्ही जाता जाता आमच्या प्रेक्षकांना काय सल्ला द्याल? डॉक्टर संजय राजदेव. मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलता है। जब जागो तभी सवेरा। जल्दी उठ के जैसे हम लोग अपना दिन चालू करते हैं, दिनचर्या हमारी ऐसे होना चाहिए कि सात्विक भोजन करना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा योगा या मेडिटेशन करना चाहिए और उसके बाद हमेशा अपना जो हम खाना चाहते हैं, हमारे सोसाइटी काफ़ी खाने प्रधान रहती है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% हमको खाना खाना चाहिए जिससे हमारा पेट भर जाता है। हमेशा अपने पेट में थोड़ा जगह रखिए। थोड़ा अगर आपका रिलीजियस माइंड बेंड है तो रिलीजियस माइंड बेंड से आपका थोड़ा बॉडी में स्ट्रेस और माइंड में स्ट्रेस थोड़ा कम होएगा। और रात का खाना हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए। अपनी बॉडी के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट तक रोज़ कोई ना कोई प्रकार का कोई एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें आप योगा कर सकते हो, इसमें आप रनिंग कर सकते हो, जो भी आपका मनपसंद खेल है उसको खेल सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो कि बचपन में देखते हैं, हम लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल टाइम पे ज़्यादा बिताते हैं, वो भी थोड़ा कोशिश करके हम लोगों को कम करना चाहिए। नेचर से कनेक्ट करें और अपनी लाइफ में खुशियाँ लाएं, ऐसा हमारा मैसेज है। थैंक यू. डॉक्टर हरीश बजाज, तुम्ही जाता जाता आमच्या प्रेक्षकांना काय सल्ला द्याल? हे बघा, परदेशात असं म्हटलं जातो की इट्स माय लाईफ. डॉक्टर, तुम्ही कोण आहात आम्हाला म्हणायला? पण तुम्ही भारतामध्ये असं म्हणू नाही शकत. तुमची जी लाईफ आहे फक्त तुमची नाही, त्याच्यावर तुमच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा, सर्वांचा अधिकार आहे. जर तुम्ही एक इनोवा टॅक्सी घेतली, लोणावळ्याला गेलात आणि तुम्ही त्याला परत सीट वगैरे फाडून दिलात, तो परत घेणार नाही. त्या हिशोबाने तुमचं जे शरीर आहे हे देवाचं मंदिर आहे. तुम्ही त्याला जपून ठेवा. तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही स्वतः जबाबदार आहात तुमच्या कृत्यासाठी. जर तुम्हाला रिस्क फॅक्टर असेल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, टोबॅको, तुम्ही एकदम हाय रिस्क आहात, तुम्हाला डॉक्टरांना जाऊन भेटायलाच हवे. तुम्ही कारचं तुम्ही वेळेवर सर्व्हिसिंग करतात, पण तुमचं जर वय 30च्या पुढे असेल तर तुम्ही वर्षातून एकदा किंवा 2-3 वर्षातून एकदा जरी चेक करा तुमचं कोलेस्ट्रॉल कसं आहे, बीपी, डायबिटीज. कारण हे सायलेंट असतात. जसं कारची स्पीड छान असेल, 100 असेल, एसी म्युझिक चांगलं असेल, पण पेट्रोल कमी, कारला माहित नाही पडणार. तसंच हे सायलेंट असतात, तुम्हाला शोधावं लागेल. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करतात, शेअर्समध्ये करतात, ज्वेलरीमध्ये करतात, पण तुम्ही स्वतःवर करत नाही. तुम्ही समजून ठेवा की तुम्हाला काहीतरी तुम्हाला स्वतःवर तुम्हाला इन्व्हेस्ट करावं लागेल. आणि जर तुम्ही 100 वर्ष पुढे करू शकतात, जर तुम्ही डॉक्टरांवर फेथ ठेवा, तर कुठेतरी तुम्हाला विश्वास तुम्हाला ठेवावा लागेल, तर तुमचं लाईफ एकदम आयुष्य छान राहणार. थँक्यू. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय राजदेव है. मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी क्लिनिक 4 बंगले पे है जिसका नाम राजदेव मेडिक्लिनिक है. मैं वहाँ पे 9 से 9 बजे तक उपस्थित रहता हूँ. आसपास के 2-3 हॉस्पिटल्स में मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ जिसमें खार हिंदुजा और भारतीय आरोग्य निधि प्रमुख हैं. आज का मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए ये है कि अपनी लाइफ को आप लाइटली ना लें. प्राइमरी प्रिवेंशन नाम की एक चीज़ होती है जिससे हम लोग अपने आप को स्क्रीन करके समय से पहले बीमारी होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं. साधारणतः रिस्क कम करने के जो तरीके होते हैं, डाइट होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसमें आप अपना सात्विक भोजन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है वो आपको आपकी रिस्क के हिसाब से 1 या 2 दवाई और दे सके, जिससे आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आप पे जो आश्रित आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे हैं, जिनके जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके लिए भी आप लंबे समय तक उनके साथ में रह सकते हैं. धन्यवाद. हाय, नमस्कार. मैं डॉक्टर हरीश बजाज, MBBS MD DM कार्डियोलॉजी. मैं जर्मनी यूएस में 2 साल था. अभी अंधेरी से बैंड्रा प्रैक्टिस करता हूँ. नॉर्मली किसी को भी अगर चेस्ट पेन हो तो आप डिसाइड करिए कि आप नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है आप उसे दिखाइए. वो डिसाइड करेगा कि रियली चेस्ट पेन सीरियस है कि नहीं. रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कोई भी चेस्ट पेन अगर आपको चलने पर हो और वो हैवीनेस हो, अगर आपको नाभि से लेके ऑक्सीपुट कान तक अगर आपको पेन हो तो वो हार्ट का हो सकता है. स्पेशली अगर आप चलने पर होता है और आप रुकते हो और वो कम हो जाता है, दैट इज टिपिकल एंजाइना. पर अगर डायबिटीज़ हो, एज ज़्यादा हो, तो आपको टिपिकल एंजाइना ना हो. आपको हो सकता है सिर्फ सांस फूले, हो सकता है आपको चक्कर आए, हो सकता है आपको पसीना आए, आपको लगे कि एसिडिटी है, वॉमिटिंग सरी का हो, रेयरली लूज मोशन हो या शोल्डर में पेन हो, तो टिपिकली हार्ट का पेन हो सकता है. यूजुअली हार्ट का पेन 10 सेकंड से ज़्यादा होता है, मे बी 2 to 10 मिनट्स. अगर आपको चेस्ट पेन हो और वो 10 सेकंड से कम हो, जैसे आपको पेन हो रहा है 3 सेकंड 4 सेकंड, यूजुअली वो हार्ट का पेन नहीं होता है. आप डॉक्टर के पास जाइए, स्ट्रेस टेस्ट या कोई चीज़ करवाइए, रिस्क फैक्टर को चेक कराइए. थँक्यू. हृदय निरोगी कसे ठेवायचे याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना महत्त्वाची माहिती शेअर केल्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू. धन्यवाद. आम्हाला खात्री आहे की आमच्या प्रेक्षकांना महत्त्वाची माहिती मिळाली असेल आणि आमचे प्रेक्षक सर्वात महत्त्वाची माहितीचे पालन करतील. अधिक माहितीसाठी तुम्ही आमच्या दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या फेसबुक पेजवर लॉग इन करायला विसरू नका. तुम्ही सर्वजण यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरच्या माध्यमातून दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट मोहिमेशी कनेक्ट होऊ शकता. तर आजच लॉग इन करायला विसरू नका. तोपर्यंत स्वस्थ रहा, काळजी घ्या.
धन्यवाद.